हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीएससी एलटी ग्रेड एवं लेक्चर की तैयारी भी बिल्कुल मस्त चले होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज़ में आज हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है। जी हाँ, जिसमें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सिस्टम से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है, जिसमें जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को अगर आप नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा और लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कहने पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिस ग्रुप में मैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, जो कुछ मैं बोलता हूं, सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मैं वहां पर भेज देता हूं। उसके लिए आप उस ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं ये सारा कुछ मैटर लिखा हुआ भेज देता हूं। इसके साथ साथ जो 6 दिन पढ़ाया जाता है, संडे को टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। साथियों, आप जानते हैं जीआईसी एलटी ग्रेड हो, लेक्चरर हो, उसके जीएस को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है और उसको अगर हम एक एक टॉपिक तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट प्रभावित होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था? रेडमैन, फ्रीडमैन, कार्ल मार्क्स और एकरमैन। तो देखो भैया, सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, यहां पर रेडमैन। ठीक है। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव रेडमैन ने दिया था। किसने दिया था? रेडमैन ने दिया था। ध्यान से समझिएगा मित्र, ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है और पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप जरूर अच्छे से तैयार करते जाएं। देखो अगला क्वेश्चन, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है? आपको बताना भैया, सागर, झील, घास का मैदान। बात क्या हो रही है? घटते उत्पादकता के क्रम में। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान समझिए, घटते उत्पादकता के क्रम में। ठीक है, तो यहां पर पहला विकल्प क्या था? सागर, झील, घास का मैदान और मैक्रो। ठीक है, दूसरा है मैक्रो सागर, घास का मैदान और झील। मैक्रो, घास का मैदान, झील और सागर। सागर, मैक्रो, झील और घास का मैदान। तो ध्यान से समझिएगा मित्र, जो इसमें सही विकल्प है वो है आपका सी। क्या है? सी, मैक्रो। ठीक है, घटते क्रम में उत्पादकता के क्रम में उपर्युक्त जो परितंत्रों का सही क्रम इस होगा वो क्या होगा? सबसे पहले मैक्रो, फिर उसके बाद घास का मैदान, फिर उसके बाद झील, फिर उसके बाद सागर होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है क्या? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। देखो, तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है डी यहाँ पर। ठीक है, इकोटोन। तो यहाँ पर देखिए मित्र, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहता है? इकोटोन कहलाता है। इकोटोन दो परितंत्रों के मध्य अथवा दो भिन्न समुदाय के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है, जिनमें दोनों परितंत्रों की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, इकोटोन जैव विविधता दोनों ही और समुदाय की तुलना में अधिक होती है। इस परिघटना को एज इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एज इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है। देखो भैया, ये नहीं जो है ना, काम खराब करता है हर जगह, तो इसको आप ध्यान से देखा करें। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है: परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण। तो सही विकल्प क्या है मित्र? परिचालन पर्यावरण। सामान्यतः पर्यावरण को परिचालन पर्यावरण में विभाजित नहीं किया जा सकता। पर्यावरण वास्तव में मौलिक तथा जैविक तत्वों के पारस्परिक कार्यवाही के संबंध को कहते हैं। इसी प्रकार जैसे अगर हम बात करें भौतिक पर्यावरण, तो अजैविक तत्व इसके अंतर्गत जैसे भू आकृतियाँ, जलवायु, तापमान तथा आर्द्रता आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सांस्कृतिक पर्यावरण, तो मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण जैसे निर्जात, भाषा, धर्म, रीत रिवाज, ये सब क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण आते हैं। अगर हम बात करें जैविक पर्यावरण की, तो जैविक तत्व, ठीक है, जैसे मानव, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ, ये क्या है? जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें संज्ञात पर्यावरण, अपने संसाधनों का उपयोग करने में जो प्रतिमा मानव के मन में आती है उनको संज्ञात पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? पर्वत पारिस्थितिक तंत्र,
सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक दोनों घटक आते हैं। ठीक है, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है, इसे जलीय परितंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? जलीय परितंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत वन, घास के मैदान, मरुस्थल तथा टुंड्रा प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई वुडबरी के द्वारा, ठीक है, क्लार्क के द्वारा, एजी टांसले के द्वारा, ईपी ओडम के द्वारा। देखो भैया बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखो जीआईसी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप समझे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन के आगे दिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करने का प्रयास करते रहें। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पर है आपका पारिस्थितिक तंत्र, जो सही विकल्प होगा ये है आपका एजी टांसले के द्वारा। बहुत सरल है, सब जानते भी हैं। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की अवधारणा सर्वप्रथम वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। टांसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। ठीक है, सामुद्रिक जो पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर लगभग 71% पर फैला हुआ है, जो एक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया एल्टन के द्वारा, बेनेट के द्वारा, वर्कले के द्वारा और रेड जेल के द्वारा। किसके द्वारा? रेड जेल के द्वारा। आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, बेनेट के द्वारा। ठीक है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट द्वारा किया गया। ठीक है, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम बेनेट महोदय द्वारा प्रयोग किया गया था। वास्तव में पारिस्थितिकी संक्रमण यानी इकोटोन दो बायोमों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, जहां दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत करते हैं। इकोटोन पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है क्या? जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगार्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम, जैविक चक्र। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, जैव भू रसायन चक्र। ठीक है, पारिस्थितिक में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, वे बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल में कई बंद तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है। ठीक है, एक परितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है क्या? आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी, सौर ऊर्जा। ध्यान से समझिएगा मित्र, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा है। क्या है? बल सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के कारण ही जीव समुदाय विकास कर पाते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? पहला है धान का खेत, दूसरा है वन, तीसरा है घास का मैदान, चौथा है झील। तो यहाँ पर देखो भैया, ये है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है जो सही है धान का खेत। ठीक है, धान का खेत तथा कृषि भूमि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती है। जबकि वन की बात करें और घास का मैदान की बात करें, मरुस्थल की बात करें, चारागाह की बात करें, झील तथा ये सब जो है क्या है? प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD, और एलिलोपैथी, बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है डी, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जलीय परितंत्र को पोषक तत्वों से समृद्ध करना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में जलाशय यानी झील पारिस्थितिकी में
पौधों तथा शैवाल का विकास होता है। अगर हम बात करें एलिलोपैथी की, तो किसी एक पौधे का दूसरे पर पड़ने वाला लाभदायक तथा अथवा हानिकारक उपापचयी प्रभाव कहलाता है। क्या? एलिलोपैथी। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बताएं तो यूकेलिप्टस वृक्ष के विषाक्त पदार्थ जो कुछ अन्य पौधों के विकास में बाधा डालते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी की, तो जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग जैविक पदार्थों के घुलने अथवा अपघटित होने के लिए वांछित ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है। अगर हम बात करें बायोमैग्निफिकेशन की, तो जैव आवर्धन जिसको बोला जाता है भोजन श्रृंखला में ऊर्ध्वान्मुखी किसी हानिकारक एवं सामान्यतः विषैले पदार्थ का अधिक शक्तिशाली होना क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ठीक है। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प है बी, जैव भू रासायनिक चक्र। ध्यान समझिएगा, लघु व दीर्घ पोषक तत्वों के जैविक से अजैविक तथा अजैविक से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप ही पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे सामान्यतः जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है, यानी बायोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। ठीक है। या पोषक तत्वों का चक्रण कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? देखो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तानी झाड़ियाँ। ध्यान समझिएगा मित्र, यहाँ पर है जो सही विकल्प वो है बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 10 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाया जाता है। इन वनों के में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा यह कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। देखो यहाँ पर केवल एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया बी, एक और दो दोनों। जल में अजैविक एवं जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है। घरेलू कूड़ा कचरा यानी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फेट की बहुलता वाले उर्वरक के अंश, भूस्राव तथा औद्योगिक कचरा जब जल निकायों में मिलता है तो जल निकायों में बड़ी तत्परता से पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। पोषक तत्वों के वृद्धि से शैवालों में भी तीव्र वृद्धि होती है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक नहीं पहुंच पाता है और जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी संख्या में जलीय जीवों का विनाश होना शुरू हो जाता होता है। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। बात हो रही उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो सकता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही विकल्प है वो क्या है? उपर्युक्त सभी। ध्यान समझिएगा, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल तथा वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। उर्वरकों का प्रयोग मृदा में होता है। किसमें होता है? मृदा में। ये क्वेश्चन अभी वैसे जनरल है, अगर हम पढ़े ना तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? मृदा प्रदूषण लगा देंगे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, मृदा पर फसलों की सिंचाई की जाती है। ठीक है। मतलब मिट्टी पर फसलों की सिंचाई की जाती है, जिसके वाष्पीकरण के फलस्वरूप ये प्रदूषक जो है, जो उर्वरक के कण होते हैं, वो कहाँ पहुँचते हैं? वायु में पहुँचते हैं। और जो है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल और वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? भारत में म्यामार क्षेत्र, लक्षद्वीप, सुंदरबन, पंचमढ़ी। तो देखो भैया कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। सही विकल्प क्या है? ए, भारत म्यामार क्षेत्र। ध्यान समझिएगा मित्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आप अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किए हो तो कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। उनमें से भारत म्यामार क्षेत्र ये है। ठीक है।
उसके बाद हिमालय, सुडालैंड तथा पश्चिमी घाट, अन्य 3 हॉट स्पॉट और हैं। कौन कौन? हिमालय क्षेत्र, सुडालैंड तथा पश्चिमी घाट। ठीक है। अगर हम बात करें भारत मेहमान क्षेत्र के अंतर्गत ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। भारत में पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। अगर हम कहें कि हॉटस्पॉट की संकल्पना सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। संवेदी स्थल हॉटस्पॉट को प्रजातिगत समृद्धता, स्थानिकता और संकट अनुभूमि के आधार पर पहचाना जाता है। विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये पृथ्वी की भू सतह के केवल 2.5% हिस्से पर फैले हुए हैं, किंतु ये स्थानिकता के रूप में विश्व की पादप प्रजातियों के आधे से अधिक भाग को समर्थन देते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता, वन्यजीव अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर। तो बताओ भैया सही विकल्प क्या होगा? कोड दिया हुआ है, इन चारों में से आपको बताना एक सही है। एक सही कौन है? ये है आपका, ये यहाँ पर 3, 4, 1, 2, 3 में सबसे पहला क्या आ जाएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये है आपका 1972, कब? 1972 में, 1972 में। ठीक है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, अब उसके बाद चौथा नंबर आएगा तो 1973 में। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोजेक्ट हाथी की तो 1992 में, 1992। ठीक है। अगर हम बात करें जैव विविधता अधिनियम तो ये कब था? 2002 में। इस तरीके से हमने देखा, यहाँ पर एक साथ में आपके 4 क्वेश्चन तैयार हुए। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है। ठीक है। बात हो रही है राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय बंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद, नई दिल्ली में। भैया बताओ सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है भैया बी। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? देखो यहाँ पर गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, मरुस्थल। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजातीय विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र को माने जाते हैं। ये वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, जहां उच्च वर्षा, उच्च तापमान और वर्ष भर स्थिर जलवायु की स्थिति होती है। ये अनुकूल परिस्थितियां बड़ी संख्या में पौधों और जंतुओं के लिए आदर्श आवास प्रदान करती हैं, जिससे यहाँ जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी उच्चतम स्तर पर होता है। हालांकि अगर हम बात करें कहीं कहीं पर कोरल, मतलब दोनों ऑप्शन को सही माना गया है, कोरल रीफ और इसको, लेकिन यहाँ पर जो सही है भैया वो यही है, तो आपको इसी को मानना है। ठीक है। अगर हम बात करें कोरल रीफ की तो हालांकि कोरल रीफ को अक्सर जो है समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्र का वर्षावन। ठीक है। और ये भी उच्च विविधता दर्शाते हैं। फिर भी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रजातियों की संख्या और घनत्व के मामले में सबसे आगे हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होता है कितना? आपको बताना है। 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, -18 डिग्री सेल्सियस। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन और ओजोन। तो बताओ भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, आपका ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। बाकी तीनों आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस किसे कहते हैं तो ध्यान समझिएगा। ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होने का प्रमुख कारण कि कोई भी गैस जो सूर्य से आने वाले लघु तरंगीय विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देते हैं। ठीक है।
हम इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। तथा इस प्रकार पृथ्वी का तापमान बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सबसे प्रमुख है, CH4, मीथेन, ठीक है, जलवाष्प NO2 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड तथा फ्लोरोनीकृत गैसें, जबकि मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया है? तो 1972, 1976, 1980, 1988। बताओ भैया सही विकल्प क्या? सही विकल्प है डी, 1988। ध्यान समझना, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल 1988 में स्थापित किया गया। IPCE की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम संगठन द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके निहितार्थ और भविष्य के संभावित जोखिम के साथ साथ अनुकूलन तथा शमन के विकल्प भी उपलब्ध कराता है। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो कहाँ है भैया? जेनेवा में। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो समुद्र जल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। देखो यहाँ पर ये प्रभाव की बात हो रही, कौन प्रभाव है? तो यहाँ पर कूट दिया है 1 2 3 2 3 1 3 4 1 2 3 4। तो आप बताओ भैया सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया आपका 4। ठीक है, देखो यहाँ पर सही उत्तर यही है कि तो डी ऑप्शन आपका सही है। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में हुई वृद्धि को वैश्विक तापन कहा जाता है। वैश्विक तापन के प्रभाव जो है, अगर हम बात करें समुद्र जल का जो है समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? आपको बताना भैया, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक ज्वलन, तेज चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अधिक वनोन्मूलन। देखो यहाँ पर 4 कूट दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सही है। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर तीसरा, यानी ये जो चारों कारण हैं ये क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेज चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, अत्यधिक वनोन्मूलन के साथ साथ सौर धधक में वृद्धि भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई पाई जाती है किलोमीटर में। ठीक है, इसको आप प्रकाश वर्ष माने। ठीक है, प्रकाश वर्ष में, डाप्सन इकाई में, टेस्ला में। तो आपको बताना मित्र क्या है सही विकल्प? सही विकल्प है आपका सी, यानी डाप्सन इकाई में। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई से मापी जाती है। ओजोन ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसका रासायनिक सूत्र 03 है। क्या है? 03 है। ठीक है, यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल यानी सप्तामंडल में पाई जाती है, जहां से यह पृथ्वी के प्राणियों को हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाकर सुरक्षात्मक कवच बनाती है। और यह हम सब जानते हैं कि वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1987 में 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के उपलक्ष्य में विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, निम्न में किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हैलो का पता लगाया था? एम मोलिना, जोसेफ फारमैन, GW केंट मूर और मेरिटल रैक्स। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, GW केंट मूर। देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर JW केंट मूर ने 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल का पता लगाया था। जब किसी स्थान के ऊपर समतापमंडल में ओजोन सांद्रण अधिक होता है एवं अंदर तथा बाहर की ओर कम होता है, तो ऐसी स्थिति को ओजोन हैलो या आभामंडल कहते हैं। इसकी स्थिति ओजोन क्षरण के विपरीत होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पर दो जो है कथन दिए गए। ओजोन छिद्र केवल अंटार्कटिका के ऊपर दृष्टिगत है, ठीक है। दूसरा, ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है। तो कथन और कारण दोनों चीजें हैं यहाँ पर दी गई हैं। तो सही विकल्प आपको बताना, सही विकल्प है मित्र यहाँ पर डी। ये असत्य है परंतु आर सत्य है। ध्यान समझिएगा, ओजोन यानी O3 जो है ऑक्सीजन का प्रतिरूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। यह वायुमंडल की 2 विभिन्न परतों क्षोभ मंडल और समताप मंडल में उपस्थित होती है। क्षोभ मंडलीय जो ओजोन को बुरा ओजोन कहते हैं और समताप मंडलीय ओजोन को अच्छा ओजोन कहते हैं। क्या किसको अच्छा कहते हैं? समताप मंडली को। और किसको बुरा कहते हैं? क्षोभ मंडलीय ओजोन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान निम्नांकित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको बताना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। सही विकल्प है भैया डी, हिमाचल प्रदेश। ध्यान समझिएगा, जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर कुछ अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान उनकी हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, इसमें कौन सा है? नामदफा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगर हम बात करें सिक्किम में तो सिक्किम में कंचनजंगा है। जम्मू और कश्मीर की हम बात करें तो हिमिस जो कि अब लद्दाख में है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि सलीम अली सिटी फॉरेस्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है जो है कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। भैया बताओ कौन सी घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सही विकल्प है बी, शांत घाटी, ठीक है। केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। केरल के पलक्कड़ जिले में यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है, ठीक है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, और अगर हम बात करें सुरमा घाटी की तो कहाँ है भैया? हिमाचल प्रदेश में। इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट तैयार हो जाएगा बहुत जल्द। और इसके साथ साथ कल टेस्ट है, आप उस टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अच्छा स्कोर करें, ठीक है। अगर अभी तक PDF ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।